नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम आपको ईरान के बारे में बताएंगे। आपको तो मालूम ही है कि उधर से युद्ध चल रहा है, अमेरिका हमले कर रहा है, इजराइल हमले कर रहा है, उधर से पूरी मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है। संकट तेल का, गैस का गहराया हुआ है। तो इसका पुराना नाम जो है पर्शिया, और ये एक ग्रेटर ईरान से एक विशाल क्षेत्र हुआ करता था। ग्रेटर ईरान उससे जुड़ा हुआ है ये। और हम ये जान सकते हैं कि इसकी जो क्षेत्र था वो अनातोलिया से लेके सिंधु घाटी तक फैला हुआ था। और इसका संबंध भारत, चीन, यूनान, रोम, मिस्र जैसे प्राचीन सभ्यताओं में से है। ईरान वैसे ही पुरानी, एक बहुत पुरानी सभ्यता, तकरीबन 5000 वर्ष, इससे भी ज्यादा। और एलामाइट, कासाइट, गुटियन जैसे प्राचीन जातियां यहाँ पे रहा करती थी। और जर्मन दार्शनिक थे हेगल ने जो पर्शिया के लोगों को पहली ऐतिहासिक जाति कहा था। सोचिए आप, पहली ऐतिहासिक जाति कितने पुरानी है, कितने पुराने थे ये। और इसके जो प्रारंभिक साम्राज्य है वो अपन ऐसे देख लेते हैं कि 7वीं सदी ईसा पूर्व मेड्स ने पहला संगठित राज्य बनाया। और 550 ईसा पूर्व साइरस महान ने आके मेनिड साम्राज्य स्थापित किया। आकेमेनिड साम्राज्य स्थापित किया था। किसने? साइरस महान ने। और ये साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बना। एशिया, यूरोप, अफ्रीका तक, बहुत बड़ी एरिया तक ये फैला हुआ था। फिर हम देखते हैं कि ये यूनानी और अन्य शासन थे वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व सिकंदर महान ने ईरान पर विजय प्राप्त की। जो सिकंदर था उसने ईरान पे भी विजय प्राप्त की थी। और इसके बाद में सेल्यूकिड, पार्थियन और ससानी साम्राज्य आए। और ससानी काल में ईरान एक महाशक्ति रहा और रोम से लगातार युद्ध हुए, लगातार। तो इन लोगों को युद्ध का काफी अभ्यास भी है, और हमेशा उन्होंने प्राचीन समय में भी काफी युद्ध किए। हमारे ऐसे नहीं, हमने तो कभी युद्ध नहीं किया, हम शांति से रहे। हाँ, अब इस्लाम का जो आगमन है वो आप देख लीजिए। 7वीं सदी अरबों ने ईरान पर कब्जा किया। 7वीं सदी में 7वीं सदी में अरबों ने इस पर कब्जा किया और इसका इस्लाम का प्रचार प्रसार चालू हो गया। और एक धीरे धीरे समाप्त हुआ। एक धर्म था जिसको ज़ोरास्ट्रियनिज्म बोलते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हुआ। और इस्लामिक काल में ईरान ने विज्ञान, कला और संस्कृति में बड़ा योगदान किया। ये आपको मालूम ही है कि जो इस्लामिक काल में ईरान का जो योगदान इनमें बहुत ताज़ा था, मतलब बहुत नया भी था उस टाइम पर, और बहुत ज़्यादा था कला में, संस्कृति में। और अब हम देख लेते हैं विदेशी आक्रमण। तो ईरान पर कई बार यूनानी हमले हुए, अरब ने किए, तुर्क ने किए, मंगोल ने किए। लेकिन इसके बावजूद जो है ईरान ने अपनी संस्कृति और पहचान को बनाए रखा। उसको कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसको खोया हो उसने। और सफवीद साम्राज्य 1501 में आया था, तो इसमें ईरान को फिर से एकजुट किया दोबारा से 1501 में। और शिया इस्लाम को राज्य धर्म बनाया गया, और ये शिया आज भी प्रमुख है वहां पर। ओटोमन तुर्की के साथ इनकी काफी कंपटीशन रहा, मतलब प्रतिस्पर्धा रही। तो हमने ये देखा यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर इन शिया इस्लाम को राज्य धर्म बनाया गया। ठीक है, इसी समय पे सफवीद साम्राज्य के टाइम पर शिया का वहां पर वर्चस्व बना, और जो आज भी बना हुआ है। अब हम देखते हैं रूस और जो यूरोप के साथ में इनका संघर्ष हुआ 19वीं सदी में। इनका रूस के साथ में युद्ध हुआ। ईरान ने कॉकस क्षेत्र खो दिया। एक कागज क्षेत्र था, रूस से जब लड़ाई हुई तो उन्होंने उसको खो दिया, वो हार गए। और जो आधुनिक ईरान है, मतलब 1953, अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थन से तख्ता पलट हुआ और शाह का शासन हुआ। और 1979 में इस्लामी क्रांति, मतलब अभी जो मैंने एक पॉइंट बताया आपको
अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थन से तख्ता पलट हुआ। समझ रहे आप? आधुनिक ईरान जो बना वो ऐसे बना, अमेरिका ने सपोर्ट किया, यूके ने सपोर्ट किया और शाह का शासन चालू हो गया। फिर 1979 में देखते हैं इस्लामिक क्रांति हुई और ईरान बना इस्लामी गणराज्य 79 में। 79 से पहले ये यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस्लाम धर्म बड़े जोर शोर के साथ में यहाँ पे पनपने लगा, मतलब काफी पनप गया 79 में। इसकी आवाज उठ रही थी, लेकिन 79 में उन्होंने अपने आप को बोल दिया कि भैया हम कौन है, इस्लामी गणराज्य। और वर्तमान स्थिति आज की ये है कि ईरान एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति है। और ईरान इराक युद्ध आपको तो मालूम ही है, 80 से लेकर 88 तक ईरान इराक में युद्ध भी हुए, है ना। तो वो भी हमने देखा हम, और अमेरिका और पश्चिम से भी इनका तनाव देखा हमने, इजराइल से विरोध, ठीक है, वो भी हम देख रहे हैं। अभी युद्ध में भी हम देख रहे हैं किस तरह से आक्रमण हो रहे हैं, और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर विवाद की स्थिति भी बनी हुई है। इजराइल क्या चाहता है? इजराइल यही चाहता है कि वहां पर जो कई लोग हैं जो उनको परेशान करते हैं, जो उनके ऊपर गोला बारूद दागते हैं और उनको चैन से जीने नहीं देते, उसका खात्मा किया जाए। लेबनान के रोड बहुत सारे लोग हैं, तो अच्छा वो निकल कहाँ से रहे हैं? वो यहीं से निकल रहे हैं। उनको कौन पाल पोस रहा है? ईरान, ठीक है। तो वो उनको फंडिंग भी करता है, तो इसलिए इजराइल का सोचने का तरीका थोड़ा अलग है, अमेरिका का सोचने का थोड़ा अलग है। अमेरिका अभी ऐसी स्थिति हो गई है, अब कुछ दिनों में 1 महीना हो जाएगा, अभी अमेरिका चाहता है इसको यहाँ से निकला जाए, क्योंकि उसका हर दिन अरबों रुपए खर्च हो रहा है युद्ध में, अरबों रुपए। और आने वाले समय में अगर यही रहा हिसाब किताब, तो फिर देखिए आप, बहुत तगड़ा रिसीजन आएगा। हर दुनिया का हर देश का जो ग्राफ है इकोनॉमिक, वो नीचे जाएगा, ट्रेड वगैरह। लेकिन ये बात तो सत्य है, ये युद्ध जो चल रहा है आज करीब 20-22-24 दिन हो चुके हैं, तो ये आज नहीं, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद कभी न कभी तो समाप्त होगा। ऐसा तो ये नहीं कि हमेशा चलेगा, कभी न कभी तो रिसोर्सेज खत्म होंगे या सब बैठ के बात करना चाहेंगे एक लिमिट के बाद। तब तक हो सकता है क्रूड ऑयल और पेट्रोल के दाम आसमान को छू जाए, हो सकता है कुछ और भी हमको देखने को मिले। ये तो खैर भविष्य बताएगा कि क्या होने वाला है, इसके बारे में तो हम प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। लेकिन इतना तो है कि युद्ध से किसी को फायदा पहले भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन युद्ध के बाद में एक चेंज होगा पूरा वहाँ पर। जो आज प्रेजेंट का ईरान है, अगर वो इसी जिद पर रहा, तो हो सकता है आने वाले समय में, हो सकता है 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, अगर वो अपने कायम रहा और इजराइल भी कायम रहा, तो फिर हो सकता है कि इसकी बिल्कुल चेंज हो जाए, बिल्कुल उसकी डेमोग्राफी टोटली चेंज हो जाए। तो ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तो ये स्थिति है कि होमरूज की जो वहाँ से स्टेट है, वहाँ पर भी बहुत सारी धमकियाँ मिल रही हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और अमेरिका कह रहा है कि आप नहीं ऐसा करो, हम आपको पावर का प्लांट तबाह कर देंगे, कि हम आपके पानी के प्लांट तबाह कर देंगे। तो ये सब चीज़ें चल रही। फिर वो केबल की बात आ रही है, जो इंटरनेट केबल है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमें इंटरनेट केबल मिलती है, इंटरनेट जो मिल रही है, उसके मोटे मोटे केबल डाले जाते हैं समुद्र के नीचे से। तो अगर स्थितियाँ हाथ से निकली तो फिर उसको भी नुकसान पहुँचा जाएगा, और जिस दिन उसको नुकसान पहुँचाया गया तो समझ लीजिए कि पूरा चौपट हो जाएगा, और कोई नहीं चाहता ये चौपट। इसलिए कभी न कभी तो शांति वार्ता होगी। अब देखते हैं ये कौन करता। अभी तो ईरान इस तरह से दिख रहा है कि वो बिल्कुल भी मुंबई में बिल्कुल नहीं है, लेकिन ईरान की भी एक लिमिट तो है। देखो, हर आदमी की लिमिट होती है, अब वो लिमिट कब आती है ये वक्त बताएगा। तो मैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी विवाद है काफ़ी। इजराइल चाहता है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे या फिर जो भी है, क्योंकि वो अगर बना लेगा तो उनको धमकाएगा और मिडिल ईस्ट में अशांति फैल सकती है। तो इजराइल का ऑब्जेक्टिव अलग है, उसका क्लियर है ऑब्जेक्टिव, और वो उस तरफ काम भी कर रहा हो। और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव अलग है, वो चाहता है, जैसे उसने अमेरिका ने पहले किया था, लड़ा लुड़ू के बीच में से स्थिति डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। आप देख लीजिए, उठा के जितने भी आतंकवादी संगठन उपजे हैं कहीं के भी, वो सब
इन्हें किया है। और ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है, ये कभी शांति तो स्थापित कहीं पे हो, शांति से सब कुछ हो जाए, ऐसा वो नहीं चाहते, और वो यहाँ पे भी नहीं चाहेंगे। ये चाहते हैं कि स्थिति डिस्टेबलाइज रहे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव इसराइल का अलग है, इनका ऑब्जेक्टिव अलग है, क्योंकि इनका इतिहास रहा है, अमेरिका का इतिहास रहा है कि उन्होंने यही किया। और ये उन्होंने कहाँ से सीखा? इनके अच्छे दोस्त, छोटे भाई यूके, छोटे भाई कह लो या बड़े भाई कह लो। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 लाख वर्ष पुराने मानव अवशेष भी मिले हैं यहाँ पर, है ना। और एक नीथैंडरमैन भी यहाँ रहा करते थे, और कृषि और गांव की शुरुआत यहीं के इस क्षेत्र से वहीं से हुई थी। और मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और कला का विकास भी हम यहाँ से देखने को मिलता है। तो हम जी कहते हैं कि जो एक प्री हिस्टोरिक टाइप की जो मैन थे वो यहाँ पर काफ़ी रहा करते थे। तो हमने ये देखा कि ईरान का जो इतिहास बहुत प्राचीन है, समृद्ध है, संघर्षपूर्ण रहा है। वो कई आक्रमणों के बावजूद उसने अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान को बचाए रखा। लेकिन मैंने आपको बताया ना 79 में इसका इस्लामीकरण हुआ, वो एक अलग, वहाँ से मतलब बदलाव की स्थिति आई। और ये लोग चाहते हैं कि अमेरिका चाहता है कि 79 के पहले की स्थिति में आ जाए, वो जो कि संभव बिल्कुल नहीं है। आज भी ईरान विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुआ है, ये तो आपको मालूम ही है। और अब अगले वीडियो में हम जो मिडिल ईस्ट के और भी देश हैं, वहाँ पर बहुत सारे देश हैं, आपका इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, और भी कई ऐसे छोटे छोटे देश हैं मिडिल ईस्ट में जो कि तेल, क्रूड ऑयल वगैरह निकालते हैं, और उनके पास में काफ़ी बड़े बड़े कुएं हैं, और इनका तेल काफ़ी अच्छा है। वेनेजुएला वगैरह का क्रूड ऑयल उतना मतलब रिफाइंड नहीं है, इनके यहाँ का अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। और यही कारण है कि ये इतने पैसे वाले भी तेल बेच बेच के बन गए हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अब भारत को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। जो आत्मनिर्भरता है हमारी एलपीजी की 60% हम लोग बाहर से लाते हैं, तो उसको धीरे धीरे सरकार को चाहिए कि आने वाले समय में उसको कम किया जाए। बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको बोला जाए कि आप ड्रिल करो। और भी भारत में भी संभावना है, तराशने की जरूरत है। और ये डिपेंडेंसी जो क्रूड की, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ रशिया से तेल आता था तो हम उसको, हमारे रिफाइनरी के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं जो कि हम चौथे नंबर पे आते हैं, अच्छा हम उसको प्लांट से रिफाइंड करके बाहर भी भेजा करते थे। और आज भी हम कुछ देशों को सप्लाई भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में नेसेसिटी होती है तब आप आविष्कार करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में हमने देखे कितने कितने वेपन्स और कितनी चीज़ें बनी, जरूरत थी तब बनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में आज जब ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि कहीं से अगर कुछ रास्ता बंद हो जाए तो हमारे देश में किल्लत उत्पन्न हो सकती है, तो हमारे यहाँ पे भी इस समय पर ऐसी प्लानिंग अभी सरकार सोच रही है। और एक बार सरकार ने सोच लिया और कोई स्टेप ले लिया तो फिर वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। और ये तेल का संकट जो है, जो इतना गरमाया हुआ है, ये भी आने वाले समय में तो दिख नहीं रहा कि किस तरह की स्थिति होगी, क्योंकि कोई भी, हर आदमी अपने, जैसे इजराइल है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो पूरा घिरा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। हाँ, ईरान भी ये कहता है कि भाई अमेरिका से कि भाई आपका ना लेना ना देना, आप काहे को बीच में टांग अड़ा रहे हो। तो यही चीज़ है जो बॉस बनते हैं, नेतागिरी करते हैं। अमेरिका की तो ये आदत है, आपको तो मालूम ही है। अमेरिका इतिहास खोल के देख लीजिए, कोई भी क्षेत्र, चाहे अफगानिस्तान का हो, नॉर्थ कोरिया का मामला हो, श्रीलंका का मामला हो, बांग्लादेश का मामला हो, वो अपने आप को पृथ्वी का लीडर या बॉस समझता और कहीं पे भी जाके वो इस तरह से हरकत करता है। जबकि उसको ये मालूम है कि पूरी आबादी जो है हमारे यहाँ पे, उनके यहाँ नॉर्थ अमेरिका में उधर केवल 7 to 8% आबादी रहती है, जबकि एशिया में 60 से ज़्यादा % की आबादी रहती है। और उसका फोकस हमेशा यहीं रहता है, एशिया की तरफ ही रहता है, डीस्टेबलाइज करके
अब ऐसा करो कि एक को सपोर्ट करो, दूसरा नाराज हो जाए और दूसरे को फिर कुछ कर दो। देखा ना आपने, अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी यही तो हुआ था। इसराइल इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, वो अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा था। ठीक है, कोई कुछ नहीं है स्टैंड। अमेरिका की बातों पर विश्वास करना बेवकूफ़ी होगी, और ज़्यादा खुश होना भी बेवकूफ़ी होगी। अगर वो आपकी तारीफ कर रहा है तो भी सावधान हो जाइए। वो तो मतलब निकल जाता है, तो जैसे हम लोग मक्खी निकाल देते हैं दूध में से, वैसे ही वो लोगों को करता है। और इसका ये बहुत कर्रा जवाब दिया है ईरान ने आज बहुत तगड़े स्टेटमेंट दिए हैं कि आपने जो है गलत जगह हाथ डाला, और आप कभी भी जो आपका मकसद है उसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे, चाहे तो आजमा के देख लें। ईरान ने जो जिस तरह से बहादुरी से सामना किया है, वो तारीफ़ काबिल है, उसकी तारीफ बनती है। लेकिन ईरान को भी चाहिए कि वो इस तरह के जो संगठन हैं, आतंकवादी संगठन हैं, जो अपने आप उसके अगर पल रहे हैं, उनको समाप्त करे, उनको आगे। ये इजराइल का कहना है। इजराइल बिल्कुल सही बात, इजराइल का कहना यही है कि भाई आप अपने यहाँ पे ऐसे संगठन को ट्रेनिंग नहीं दें उनको, क्योंकि वो हमारे को नुकसान पहुँचाते हैं, हमारे पे अटैक करते हैं। हमास के हैं, है ना, और भी कई है, हिजबुल्ला है, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कि इनके यहाँ पे पलते पोसते हैं, इनको फंडिंग की जाती है। और इन दोनों देशों में जो है रशिया और चाइना भी मूक दर्शक बैठे देख रहे हैं। सब देख रहे हैं कि गेम किधर जा रहा है और हमको इससे फ़ायदा क्या होना है। जिस तरह से अमेरिका, जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, तो उस टाइम पे भी कितने देशों ने इसका फ़ायदा उठाया। जैसे हमने भी सस्ते में तेल खरीद के काफ़ी फ़ायदा उठाया था। तो ऐसे कई ऐसे देश के लोग होते हैं जो कि युद्ध में भी दिखते हैं कि अवसर हमारा कहाँ पे है, और उसी टाइप से रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे देशों की भी कमी नहीं है। लेकिन भारत हमेशा ये चाहता है कि आसपास में भी शांति रहे, क्योंकि अगर कुछ भी होता है, कल को कुछ बड़ा हमला या कुछ न्यूक्लियर टाइप का कुछ टेस्ट कर दिया अगर इन्होंने, तो फिर ये सभी के लिए चिंता की बात होगी, और महंगाई जो है वो और बढ़ेगी, रुपया तो और डाउन होगा, और हर तरफ इसका चौतरफा असर देखने को मिलेगा। हमारे जो रुपया है वो कम हो जाएगी, इकोनॉमी भी हमारी नीचे जाएगी। हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो हमारे एक्सपोर्ट हैं, जो हम दिया करते थे ईरान को, एक्सपोर्ट करते थे, वो हम उनसे तेल लिया करते थे, तो वो भी बंद हो जाएंगे। और भी कई जगह पे हमारे मिडिल ईस्ट में काफ़ी वो हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। और हमारे यहाँ के रेमिटेंस जो आया करते थे सऊदी अरेबिया से, बहुत तगड़ा आया करते थे, वो भी कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे, वो भी टोटली बंद ही एक तरह से मान के चलो आप। तो जब इंडिया के लोग सफ़र करेंगे बाहर, उसका भी आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के सभी के लिए एक बहुत बुरी बात है। सभी को इससे नुकसान है, किसी को इससे फ़ायदा नहीं है। देखते हैं ये आगे कहाँ पे जाके समाप्त होता है, ये तो समय ही बताएगा। हम तो वजह ही कहेंगे कि सब जगह पे शांति हो और सब अच्छे से रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।